नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके बुकवाइज सीरीज़, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह में हम आधुनिक भारत का इतिहास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ये हमारा ज्योग्राफी का आज 10वां भाग होगा। अभी तक हम 9 पार्ट्स में 269 भारतीय भूगोल के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमारा ये ज्योग्राफी की सीरीज का 10वां भाग होगा और आज के इस वीडियो में हम भारतीय कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख क्रांतियां चली थी अलग अलग चीजों को लेकर, उनके बारे में हम जानेंगे कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे था, लाल क्रांति, पीली क्रांति, उनके बारे में भी हम देखेंगे। कुछ प्रमुख कृषि संगठन और बोर्ड के मुख्यालयों को भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना। ठीक है, यानी कि अलग अलग मौसमों में एक साथ 2 फसलें उगाना, इसे ही कहा जाता है युग्म पैदावार। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आज का, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता है पशुपालन और कृषि उत्पादन एक साथ करना। ठीक है, यानी कि कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, उसी को कहते हैं मिश्रित कृषि। तीसरा प्रश्न है, और देखिए हमने वहीं से शुरू किया है जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में पढ़ी थी। एक अलग सा वीडियो आएगा जिसमें हम सभी जो राज्यों की महत्वपूर्ण परियोजनाएं उनको हम देखेंगे, लेकिन वो कुछ दिन के बाद आएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो से ही आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपने सीरियल वाइज करना है इनको कवर, तो आप उनको भी कवर कर सकते हैं जो इसकी प्रीवियस वीडियोज हैं। तीसरा प्रश्न है आज का, भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है। तो भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा आकार है राजस्थान में। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी सार संग्रह के और डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कहां पाया जाता है। तो दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं। रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर, तो केमिकल फर्टिलाइजर के सबसे बड़े उपभोक्ता भारत में कौन है। एक है उत्तर प्रदेश और दूसरे पे आता है महाराष्ट्र। ठीक है, तो दोनों के आपको याद रखना है, 2 सबसे बड़े उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है। तो पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन यानी कि जिनको हम रिपीट कर सकते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, इनमें सबसे संपन्न राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अनुबंध कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। अब देखिए इसको लेकर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि कहीं पर देखने को मिलता है कि कानून बनाने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, लेकिन जो बुक में बताया गया है कि अनुबंध कृषि को लागू करने वाला पहला राज्य है पंजाब। कहीं जगह पर नेट पे आपको पंजाब भी देखने को मिलता है और कहीं पर तमिलनाडु भी देखने को मिलता है। तो आपको इस तरीके से देखना है कि अगर लागू पूछेगा आप पंजाब कर दीजिए, और अगर पूछेगा कि कानून बनाकर लागू करने वाला पहला कौन है, तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है, गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। तो गेहूं की अच्छी कृषि के लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा यह क्या है, आवश्यक दशाएं हैं भौगोलिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आज के वीडियो में ज़्यादातर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में ज़्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको इन प्रश्नों को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो साथ साथ में नोट्स करते हुए चलिए, अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, और मैं भी आपको बताते हुए चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, तो सभी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है, कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है। तो कल्याण सोना किसकी फसल है, यह गेहूं की फसल है। ठीक है, पूछा जाता है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल। ठीक है,
भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है चावल, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर चावल की कृषि ही होती है। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, यानी कि जब उनकी कटाई की जाए तो उनमें कितने परसेंट से ज्यादा आर्द्रता ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए? सही आंसर है 14% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो यहां पर क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र है, जहां पर ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, कृष्णा और गोदावरी, जहां पर ये मिलकर डेल्टा बनाती हैं, उस क्षेत्र को भारत में चावल का कटोरा कहते हैं। जाया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, पांच, जमुना और कृष्णा ये किस फसल की उन्नत किस्में हैं? ये सारी किसकी किस्में हैं? ये सारी की सारी धान की किस्में हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार आपने देखा होगा, आपको सीधा ऑप्शन में दे देता है कि जो पूसा है ये किस फसल की किस्म है? ये धान की किस्म है। ठीक है। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ग्रीन गोल्ड जो है ये चाय की एक किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर करें। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसे कपास की खेती जहां पे ज्यादा होती है, जिस कारण से उसे सफेद सोने का क्षेत्र कहते हैं, वो है खरगोन जिला। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहते हैं? देखिए, भारत में चीनी का कटोरा या शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि भारत में जो सर्वाधिक गन्ना होता है वो यूपी में ही होता है। ठीक है, तो भारत का शक्कर का कटोरा कौन है? यूपी है। और अगर पूरे विश्व की बात करें कि पूरी दुनिया में किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं, तो वो क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है। बाजरे की कृषि के लिए किस जलवायु में की जाती है? तो देखिए, बाजरे की कृषि कौन सी जलवायु में की जाती है? सही आंसर है उष्ण एवं शुष्क। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं जो आपको याद करने हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? जहां पर भूमि शुष्क होती है वहां पर सबसे अच्छी फसल जो वहां पे होने लायक है वो है मूंगफली की फसल। ये आपको याद रखना है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? मूंगफली। औस और बोरो किस फसल की किस्में हैं? तो ऊपर भी हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण किस्मों को देखा फसलों की, इसी प्रकार है औस और बोरो जो कि धान की फसल की किस्में हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट है और यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, एसएससी के द्वारा इसे पूछा गया है कई बार। भारत में सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो कौशल जो है यहां मूंगफली की एक उन्नत प्रजाति है। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो नाइट्रोजन को संचित करने की सर्वाधिक क्षमता दलहन फसलों में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो भारत में दो प्रमुख राज्य जहां पे रेशम का उत्पादन होता है वो है, एक है कर्नाटक और एक है आंध्र प्रदेश। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित हैं? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और किस देश के हैं? इनका देश भी पूछा गया है, तो ये अमेरिका से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो हरित क्रांति से अभिप्राय था उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना, यानी कि ऐसे बीजों का इस्तेमाल करना जिन बीजों की उत्पादन क्षमता ज्यादा हो, ऐसे बीजों का इस्तेमाल कर देश में या विश्व में उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ
किस फसल के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हुआ? तो ये हुआ गेहूं की फसल में। ठीक है, पूछा जाता है जो हरित क्रांति थी मुख्यतः ये खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से संबंधित थी। अभी जब हम विभिन्न क्रांतियों और उनसे संबंधित बात करेंगे फसलों की, वहां पर देखेंगे। लेकिन हरित क्रांति जो मेन थी ये खाद्यान्नों के लिए थी, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो फायदा मिला वो गेहूं की फसल को मिला। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो गेहूं का तो किया गया, लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए तो मैक्सिकन गेहूं का सर्वाधिक यहां पर उत्पादन किया गया हरित क्रांति के दौरान। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा हमें किस नकदी फसल से मिलती है? चाय से हमें मिलती है। तो चाय एक नकदी फसल भी है, तो ये भी आपको याद रखना और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा लाल विगलन यानी कि रेड रोट किस फसल का रोग है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि यह जो रोग है किस फसल में होता है। यूकेएसएससी बहुत कम चांसेस है किसको पूछेगा, क्योंकि एक तरीके से ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाता है और विज्ञान के क्वेश्चन यूकेएसएससी में नहीं आते। लेकिन जो अदर क्वेश्चन हैं और अगर उसने कृषि से रिलेटेड इसको पूछ लिया तब ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो लाल विगलन रेड रोट यह गन्ने की फसल का रोग है, यानी कि गन्नों में होने वाला रोग है। मूंगा रेशम का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो मूंगा रेशम, देखिए मूंगा जो ये रेशम है पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में होता है और किस राज्य में होता है? असम में होता है। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको टिक कर देना। ठीक है, मूंगा रेशम पूरे विश्व के अंदर केवल भारत में होता है और भारत में केवल कहां होता है? असम में ये होता है। 2007 में मूंगा रेशम को जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। ठीक है, तो आपको सीधा पूछ लेगा भारत के किस राज्य में मूंगा रेशम उत्पादन होता है? असम में ये होता है। नेक्स्ट है तिलहनी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तिलहनी प्रौद्योगिकी मिशन इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो पूछा जा सकता है। ठीक है, मक्के की फसल देखिए क्या है, मक्के की फसल कैसी होती है। पहले अगर हम बात करें तो मक्के की फसल मुख्यतः आपकी खरीफ की फसल है। जैसे हम यहां पर भी अभी देखेंगे किस प्रकार की है मक्के की फसल, खरीफ की फसल है, लेकिन लगभग ये पूरे साल भर होती रहती है। ठीक है, पूरे वर्ष इसकी खेती की जा सकती है और इसको उगने में औसत कितना समय लगता है? तो 140 दिन का समय इसमें लगता है। ठीक है, लगभग 140 दिन, तो याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख रबी फसलें। अब यहाँ पे हम कुछ रबी फसलों के बारे में देखेंगे और कुछ खरीफ फसलों के बारे में देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। रबी की फसलों की बात करें तो पहले इनके टाइम की बात कर लेते हैं कि ये बोई कब जाती हैं, इनकी कटाई कब होती है। रबी की फसलें आपकी जो होती हैं ये अक्टूबर नवंबर के महीने में इनको बोया जाता है और मार्च अप्रैल के महीने में इनको काट लिया जाता है। क्योंकि ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, उस समय भारत में सर्दियों का मौसम हुआ रहता है या शुरुआत उसकी होती रहती है, इसीलिए इनको ये जो रबी फसलें हैं शीतकालीन फसलें कहते हैं। ठीक है, सीधा पूछेगा इनमें से कौन सी शीतकालीन फसल है। अगर शीतकालीन फसल पूछ रहा है यानी कि वो आपसे रबी की फसल के बारे में पूछ रहा है। इसी प्रकार खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल जो होती है इसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। क्योंकि जून जुलाई में बोया जा रहा है तो इन फसलों को ग्रीष्मकालीन फसलें कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। हो सकता है अभी तक देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आप रबी की फसल बताओ, आप खरीफ की फसल बताओ। आने वाले टाइम पे हो सकता है आपको पूछ ले कि इनमें से कौन सी शीतकालीन फसल है, कौन सी ग्रीष्मकालीन है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रमुख रबी की फसल की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, राई और आलू, ये क्या है? प्रमुख आपकी रबी की फसलें हैं यानी शीतकालीन फसलें हैं। इसी प्रकार खरीफ की फसलों की बात करें तो चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, तिल, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, रागी, ये सब आपकी खरीफ की फसल है। और मक्के के बारे में हम देख चुके हैं, होती खरीफ की फसल है लेकिन इसे ज्यादातर पूरे वर्ष इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है अब हम यहां पर महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में देखेंगे कि कौन सी क्रांति का संबंध किससे था। ठीक है,
सबसे महत्वपूर्ण है हरित क्रांति। आपको डायरेक्टली पूछ लेता है हरित क्रांति का संबंध किससे था, तो खाद्यान्न उत्पादन से इसका संबंध था। ठीक है। दूसरी क्रांति है सुनहरी क्रांति। इसको क्या कहते हैं, यह किससे संबंधित है, तो सुनहरी क्रांति आपके फल व सब्जी उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये आपके उद्यानों से संबंधित है, बागवानी से संबंधित है। ठीक है, सब्जी वादी कहाँ होगी, आपके बागवानी में होती है। तो बागवानी से संबंधित क्रांति कौन सी है, सुनहरी क्रांति। फल उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो वो भी है सुनहरी क्रांति। ठीक है। अगली है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सफेद क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध के उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति की बात करें या ब्लैक रेवोल्यूशन, काली क्रांति, तो ये आपके खनिज तेल से संबंधित है। ठीक है, खनिज तेल हो या फिर अगर ऑप्शन में बायोडीजल दिया हो, बायोडीजल के उत्पादन, तो उससे भी संबंधित है आपकी कृष्ण क्रांति। ठीक है, जिसे हम ब्लैक रेवोल्यूशन या काली क्रांति भी कहते हैं। अगली है नीली क्रांति। ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। गोल क्रांति ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आलू उत्पादन से संबंधित है हमारी गोल क्रांति। भूरी क्रांति की बात करें तो भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, पूछा जाता है भूरी क्रांति का संबंध। ठीक है। पीली क्रांति की बात करें तो ये आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। रजत क्रांति ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध अंडा उत्पादन से है। ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको डायरेक्टली पूछेगा कृषि संबंधी समग्र क्रांति कौन सी थी, यानी कि पूरी कृषि से संबंधित क्रांति, तो वो है इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें अमृत क्रांति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नदियों को जोड़ने की योजना। ठीक है, तो किस क्रांति या नदियों को जोड़ने से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो वो है आपकी कौन सी क्रांति है यहाँ पर, अमृत क्रांति। ठीक है। इसके अलावा सदाबहार क्रांति की बात करें तो कृषि उत्पादन को दोगुना करने के लिए यह क्रांति हुई थी। ठीक है, सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि उत्पादन को दोगुना करने से। गुलाबी क्रांति की बात करें तो गुलाबी क्रांति आपके प्याज के उत्पादन से है या झींगा मछली के उत्पादन से है, तो दोनों से संबंधित है गुलाबी क्रांति। पूछा जाता है पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो ये आपके झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है और प्याज के उत्पादन से संबंधित है। और अंत में आती है लाल क्रांति, जो कि टमाटर और मांस के उत्पादन से संबंधित है। ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। सबसे ज्यादा जो पूछी जाने वाली क्रांतियां हैं, तो एक पूछी जाती है आपसे हरित क्रांति, एक पूछी जाती है श्वेत क्रांति, इसके अलावा नीली क्रांति जो मत्स्य से संबंधित थी, आलू की गोल क्रांति पूछी जाती है, इसके अलावा तिलहन की क्रांति पूछी जाती है, पीली क्रांति, और एक आपसे गुलाबी और लाल क्रांति ये पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इनको आपको खास तौर पर याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख कृषि संगठन। अब कुछ महत्वपूर्ण कृषि संगठन हैं, इनको लेकर भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा संगठन कहां पर है। तो देखिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कहां है, ये आपके कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र ये कहाँ है, तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपके फिलीपींस के मनीला में स्थित है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो सारे आपको याद रखना है, खास तौर पर जो भारत में है उनको आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ये कहाँ है, तो ये मुंबई में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र ये कहाँ है, तो ये आपके मैक्सिको में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण संगठन जो आपको याद रखना है एनसीईआरटी सार संग्रह से। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख कृषि बोर्ड और उनके मुख्यालय। तो कुछ महत्वपूर्ण कृषि बोर्ड हैं, उनके हेडक्वार्टर कि इनका बोर्ड और इनका मुख्यालय कहां पर है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, कॉफी बोर्ड की स्थापना करें, कॉफी बोर्ड की बात करें तो कॉफी बोर्ड आपका कहां पर है, ये बंगलुरु में है, कर्नाटक के अंदर। ठीक है। रबर बोर्ड की बात करें, ये कोयट्टम केरल में आता है। चाय बोर्ड आपके कोलकाता में है।
तंबाकू बोर्ड ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थापित है। ठीक है, डायरेक्टली पूछेगा भारत में रबर बोर्ड कहाँ स्थापित है, कोयट्टम केरल में है। भारत में चाय बोर्ड कहाँ पर है, कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड कहाँ है, तो ये आपके जो आंध्र प्रदेश का गुंटूर है वहां पर स्थित है आपका तंबाकू बोर्ड। ठीक है, प्रमुख कृषि बोर्ड है ये सब। नेक्स्ट है मसाला बोर्ड कहाँ है, तो मसाला बोर्ड आप सभी आराम से बता देंगे केरल में है, क्योंकि भारत में मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। केरल के कोच्चि में स्थित है मसाला बोर्ड। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड की बात करें तो ये दिल्ली में है, और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की बात करें तो ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा भारतीय भूगोल का भाग 10 एनसीईआरटी सार संग्रह से। आज के वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन नहीं थे, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं जिनको आपको याद करना है, इनको रिवाइज करना है, और इनसे रिलेटेड फैक्ट जो थे वो ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनको याद करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, ज्योग्राफी वाली सीरीज से फ़ायदा हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग इस सीरीज़ को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हो, इसीलिए इसकी वीडियोस काफ़ी लेट में आती हैं। आज से 2 हफ्ते पहले इसका 9वां भाग आया था और आज इसका 10वां भाग आया। तो अगर आपको इस सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा है, आप चाहते हैं इसकी सीरीज़ जल्दी कवर हो, तो आप इसको अच्छे से सपोर्ट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक और बात मैं कहूँगा, देखिए आधुनिक भारत हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट्स के अंदर। ज्योग्राफी भारत के भूगोल को कवर कर रहे हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हम कर चुके हैं। और जो एनसीईआरटी का बाकी का पोर्शन है भारतीय भूगोल का, कुछ वीडियोस और आएंगी, 3 से 4 वीडियोस, और आपकी इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे। दूसरी बात, हमने आधुनिक भारत पढ़ा है, तो जो अब आपका मेडिवल इंडिया है, मध्यकालीन भारत, बहुत जल्दी इसकी एक पूरी मास्टर वीडियो आने वाली है, जिसमें हम शुरुआत से लेकर भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हुए वहां से लेकर आखिर तक पूरा जो मध्यकालीन भारत है उसके बारे में हम वहां पर एक सिंगल वीडियो में बात करेंगे। तो वहां से आपकी एनसीईआरटी भी जल्दी कवर हो जाएंगी, लेकिन ज्योग्राफी आपकी ऐसी ही चलेगी पार्ट्स में। तो अगर आपको इस सीरीज से फायदा हो रहा हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।